जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके एक्सरसाइज में मौजूद तमाम न्यूमेरिकल्स की। प्यारे बच्चों, इट्स अ 15 years ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस जिसकी बुनियाद पे मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो लिहाजा चलें करते हैं न्यूमेरिकल्स को। अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने आ जाएंगे। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल ये पूछा जा रहा है, for the decomposition of dinitrogen oxide into nitrogen and oxygen gas in a reversible reaction takes place as follows। यानी कि हमारे पास अभी डायनाइट्रोजन ऑक्साइड है और ये जो है ब्रेक हो जाती है। आपको पता है कोई कंपाउंड अगर ब्रेक हो जाए तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो वो जो ब्रेक हो जाता है इनटू नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो वो दोबारा भी आपस में जुड़ जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, डायनाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, पूछा ये जा रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ डायनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर 1.1 मोल पर डीएम क्यूब, 3.90 मोल पर डीएम क्यूब एंड 1.95 मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि हमारे पास ये सब हमारे पास गैसेस हैं और उनकी कंसंट्रेशंस दी जा रही हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब उसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि फाइंड आउट द केसी फॉर दिस रिएक्शन। यानी हमने यहाँ पर केसी जो है इसका मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे जो डायनाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी वैल्यू आपको मोल पर डीएम क्यूब में दी हुई है। नाइट्रोजन गैस की वैल्यू भी 3.90 मोल पर डीएम क्यूब में दी हुई है और ऑक्सीजन की भी 1.95 जो है वो दी हुई है। आप ये 3.90 कर लो ना, इसको यहाँ पे जो है 3.9 लिख दिया उन्होंने। उसके बाद आपने केसी निकालना है। अब डेफिनेटली ये इक्वेशन थी, आपको याद होगा। अब इस इक्वेशन से जो है आपने एक चीज़ करनी है, एक ट्रिक खेलनी होती है। क्या खेलनी होती है कि आपने प्रोडक्ट जो हैं वो ऊपर कर देने होते हैं और रिएक्टेंट जो हैं वो नीचे कर देने होते हैं। यानी केसी जो है हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स के इक्वल आएगा कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पर इनके ब्रैकेट लगा देने हैं, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का ब्रैकेट, और ये जो 2 होता है ना, ये मोलैरिटी होती है, उठाकर पावर बना देनी होती है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये N2 है, ब्रैकेट लगा के हमने पावर बना दिया। तो अगर ये ट्रिक आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि केसी की वैल्यू सही मालूम है और अंदर जो N2 है ना, जो यहाँ पे इसकी N2 की वैल्यू दी हुई है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, अगर आप ऐसे कर लेंगे तो यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी। अब डेफिनेटली ये वैल्यू 3.90 है और इसका क्या कर लेंगे, आप स्केयर कर लेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इसकी वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ डायनाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू पुट कर देंगे। इसका भी स्केयर क्यों आया, क्योंकि मोलैरिटी यहाँ पर 2 थी। यानी जब वैल्यू मैंने बताया था कि जो रिएक्टेंट्स है वो नीचे लिखने हैं और प्रोडक्ट जो है वो हमने ऊपर लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि अब आपने वैल्यूज़ को जो है वो क्या कर दिया हुआ है, प्लेस कर दिया हुआ है। जब वैल्यू प्लेस हो गई है तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, इसका आपने 1.1 का स्केयर ले लेना है, 3.90 का स्केयर ले लेना है। यहाँ 0 नहीं ऐड कर लीजिएगा क्योंकि डाटे में वैल्यू थी। तो इस तरह से जब आप इसको डेफिनेटली जब वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर सारी वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो केसी की वैल्यू 24.51 आ जाएगी। अब ये यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट कैसे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम होता है। मैं यूनिट की आपसे बात करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम केसी की यूनिट की बात करें तो हमेशा ये डिफरेंट यूनिट ही आता है। यहाँ पर आपको टोटल मोल्स कितने नज़र आ रहे हैं, 2 ये हैं और 1 ये, यानी टोटल आपके पास जो है 3 मोल्स हैं और नीचे के हैं आपके पास 2 मोल्स हैं। और जब 2 को आप ऊपर लेकर आएंगे डेफिनेटली कट जाएगी वैल्यू, तो आपके पास सिंगल वैल्यू रह जाएगी। तो लिहाजा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव सिंगल वैल्यू। तो यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होगा। चले मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूँ। अब कहेंगे सर आपने बोल तो बड़ा ज़बरदस्त दिया लेकिन समझ कख नहीं आया, तो उस कख को लख बनाते हैं, समझा देता हूँ मैं आपको। जी तो प्यारे बच्चों, आपको जैसे मैंने बताया कि जो केसी की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है कि आपने नाइट्रोजन गैस ले ली थी, ऑक्सीजन गैस ले ली थी और डेफिनेटली आपने यहाँ पे क्या किया था, इसका स्केयर किया था क्योंकि मोलैरिटी 2 आ रही थी ना इक्वेशन में। और यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी थी आपने क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो सिर्फ सिंगल मोल के साथ था। आपको याद होगा कि जब डायनाइट्रोजन ऑक्साइड टूटेगी तो वो किस में टूटेगी, नाइट्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो लिहाजा ये कितने मोल बनेगी, 2 मोल और ये होगा। ठीक है, ये इक्वेशन है ना यहाँ पे, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। और ओवर क्या आ रहा था यहाँ पे, ओवर ये वैल्यू आ रही थी क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ऊपर होंगी और रिएक्टेंट्स होंगे नीचे। तो आपने यहाँ पे स्केयर कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया सिनेरियो हमारी इक्वेशन का। अब मैंने इनकी जगह पे क्या लिख देना है, मोल पर डीएम क्यूब लिख देना है। केसी का हमने निकाला ना यूनिट।
जैसे आप देख सकते हैं कि केसी जो है हमारे पास, ये जो N2 है मतलब जो सिंगल वैल्यू है, इसका स्केयर भी है ना ऊपर, इसकी जगह हमने लिख देना मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि सबका यूनिट तो मोल पर डीएम क्यूब ही होगा ना, ठीक है, पर डीएम क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, स्केयर। देखिए इसका भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है, इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, तो सबका यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब है, तो इसका मैंने लिख दिया ना मोल पर डीएम क्यूब। और उसके बाद साथ वाली वैल्यू का भी क्या यूनिट होगा, मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे मैं कोई पावर तो लगा नहीं रहा, इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ तो है ही नहीं, 1 है ना यहाँ पे, क्या ख्याल है। उसके बाद अगर आप मुझसे मज़ीद बात करेंगे तो देखें हम ओवर में जाएंगे। अब इसका भी यूनिट क्या होगा, डायनोजन साइड का मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर स्केयर लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा स्केयर, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है स्केयर है यहाँ पे, तो ये इससे कट जाएगी वैल्यू, तो यूनिट पीछे क्या रह जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। यानी जब हमारे पास जो आंसर आया था, ठीक है, उसके साथ आपने क्या लगा देना, मोल पर डीएम क्यूब। तो आपको ये याद रखना है कि जब आंसर आ गया, हमने वैल्यूज पुट कर दी थी, ये तो डाटे में दी हुई थी ना वैल्यूज, तो जब आंसर आएगा तो यूनिट क्या लगाना है, मोल पर डीएम क्यूब, राइट। बट द स्टोरी इज नॉट एंडेड, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल ये हमसे किया जा रहा है जी, एक हमारे पास कंपाउंड है हाइड्रोजन आयोडाइड, वो भी टूट रहा है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन नहीं दी है इन्होंने, ठीक है। इक्वेशन ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल साथ रखते हैं, तो साथ इक्वेशन बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखें, अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखें मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड ये आपके सामने लिख दिया। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, टू फॉर्म बना लेता है हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी हाइड्रोजन गैस बना लेगा और आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। इफ़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI इज, अब इसकी वैल्यू दे रहा है वो, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये 0.078 कहाँ लिखना था मैंने, यहाँ लिखना था, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू लिखूंगा ना। हाइड्रोजन की और आयोडीन की दोनों की वैल्यू सेम बता रहा है वो, कि हाइड्रोजन की और आयोडीन की वैल्यू क्या है, 0.011, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, यूनिट इसका भी मोल पर डीएम क्यूब होगा, और इसका यूनिट भी क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, और इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0.011, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो होगी, इनकी वैल्यूज पता लग गई हैं आपको। अब सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी यहाँ पर भी क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, यानी कि क्या कैलकुलेट करना है, केसी कैलकुलेट करना है फॉर द वैल्यू ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। बस ये इक्वेशन नहीं दी उसने, अब ये इक्वेशन हमने बना ली है, तो लिहाजा इक्वेशन की मदद से हम काम कर सकते हैं। ये देखें हम काम करते हैं। अब आपको पता ही है सब बच्चों को कि केसी जो है वो बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास ये है, तो हमने हाइड्रोजन गैस लिखी यहाँ पे, आयोडीन का पार्टिकल लिखा, या आपने ब्रैकेट्स लगाए थे, हम कंसंट्रेशन करते हैं, बीच में प्लस नहीं लगाना आपने, ठीक है। और देखें यहाँ पे ये बैलेंस है इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लेस करेंगे, बैलेंस होगी, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, बैलेंस होगी ना। तो लिहाजा यहाँ पे फिलहाल तो बैलेंस के अंदर भी नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे तो पीछे 1 ही है ना, यहाँ पीछे क्या है, मोलैरिटी 1 ही है, तो 1 1 ऊपर लिखना ना होने के बराबर ही होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है हमने क्या लिख देना, हाइड्रोजन आयोडाइड लिख देना है, और ब्रैकेट, क्योंकि आपको तो रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे और प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे। तो लिहाजा अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने स्केयर लगा देना है। स्केयर क्यों लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोलैरिटी 2 थी, तो ये जो कॉफिशिएंट बन जाता है, स्क्वायर को कॉफिशिएंट भी कहेंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या सिनेरियो हो रहा है, इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है, दोनों की वैल्यूज आपको पता क्या है, पहले हाइड्रोजन की वैल्यू भी 0.011 है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी की जो आयोडीन की वैल्यू है वो भी क्या है, 0.011 है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0.078 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और स्केयर भी लगाना होगा, क्यों लगाना होगा, मोलैरिटी 2 थी। उसके बाद प्यारे बच्चों इनको आपस में कैलकुलेटर लगाएंगे, यानी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने वैल्यू को आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसका स्केयर लें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0.098। आप कैलकुलेटर निकाल के करके देख भी लो, ठीक है। तो ये हमारे पास केसी की वैल्यू आएगी, और मैं आगे ये बात लिखूंगा, 9 यूनिट। अब आपको सर 9 यूनिट पीछे लगाया था आपने, मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ 9 यूनिट कहाँ से आ गया, देखो मैं आपको समझाता हूँ।
देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो केसी की वैल्यू जो हमने निकाली थी प्यारे बच्चों, तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो, ठीक है, वैल्यूज़ थी, और नीचे हमारे पास एच आई का भी स्केयर था, यानी दो वैल्यूज़ थी, दो दो से कट गई, तो आंसर क्या आ गया? 0। मतलब यहाँ पे तुमको सर आंसर तो इसका 1 होता है, मोल पर डीएम क्यूब है 1 मोल पर डीएम, लेकिन चलो मैं आपको एक तौर से समझाता हूँ, ठीक है, चलो मैं यूनिट का बारे में समझाता हूँ। आप कहोगे सर आप डंडी मार रहे हो, थोड़ी सी यूनिट के बारे में समझा दो ज़रा, ये सही नहीं कर रहे आप, मैं समझा देता हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों क्या सीन है यहाँ पर देखो, इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब। और प्यारे बच्चों साथ वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसका भी यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब। और डेफिनेटली नीचे जब हमने स्केयर लेना ना, याद है स्केयर भूल गए, ये हाइड्रोजन आइड की 2 मोल्स थे, तो लिहाजा यहाँ पर क्या लेंगे? मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन ब्रैकेट लगा कर क्या कर देंगे? स्केयर कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यूनिट देखना ना केसी का यूनिट क्या होगा, तो लिहाजा ये आपको वैसे खुद ही सेंसिबल दिमाग से जो है वो करना आ जाना चाहिए, ताकि आपको इस तरह मेरी तरह सॉल्व ना करना पड़े। मतलब मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं ये खुद न्यूमेरिकल हल कर रहा हूँ तो मैं इसको सॉल्व थोड़ी करूँगा, मुझे तो खुद पता होगा कि इसी का कोई यूनिट ही नहीं है, क्योंकि वो मैं हिंट कहाँ से ढूंढ रहा हूँ? इक्वेशन से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। एक दफ़ा लिख लिया, 2 है ना ये पावरें, एक दफ़ा और लिख लेता हूँ, क्या ख्याल है? देखो ना, आपने सीखा था अलजेब्रा में कि जब ए का स्क्वायर होता है तो आप इसको ए डॉट ए लिख सकते हो ना, ये अलजेब्रा में सीखा था कि नहीं सीखा था? तो ये देखो ये क्या हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पीछे रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, इसलिए मैंने वहाँ क्या लिखा? नो यूनिट, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमसे जो है ये पूछा जा रहा है जी, द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब मिल जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कि ये हवा की नाइट्रोजन है जो कि 21% होती है, और हवा की ही नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये जब बिजली कड़कती है ना, तो ये दोनों गैसें आपस में मिल जाती हैं और NO बनता है, तो बिजली कड़कना, ये थंडर स्टॉर्म का रिएक्शन है, ये हवा के अंदर जो बिजली कड़कती है, तो इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो बरा, ये तो पता लग गया तुम्हें। आगे वो बात ये कर रहा है कि व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी इन दोनों में रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 1500 केल्विन प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। देखो अब 1500 केल्विन है, तुम एक काम करो, मुझे कमेंट करो कि ये डिग्री में कितना होगा। तुम्हें मैंने 9th क्लास में सिखाया था कि केल्विन को डिग्री में कर सकते हैं। तुम याद करो ज़रा, चार्ल्स लॉ कराया तुम लोगों को मैंने, चार्ल्स लॉ में हमने सीखा था ये, लेकिन मज़े की बात है वो याद नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है तुम कमेंट में केल्विन को किस में कन्वर्ट कर दो? डिग्री में कन्वर्ट कर दो। अच्छा आगे बात क्या कर रहा है? केसी फॉर दिस रिएक्शन इज, अब यहाँ पे वो केसी की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे वो केसी की वैल्यू क्या दे रहा है? 1.1 × 10⁻⁵ इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, यानी ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इनकी कंसंट्रेशन दे रहा है, क्या दे रहा है? 1.7 दे रहा है इसकी, और दूसरी क्या दे रहा है? 6.4 दे रहा है, इसकी 6.4 दे रहा है। सो हाउ मच NO इज फॉर्म्ड, और यहाँ से हम NO की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो इसका आंसर आएगा, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना। इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि देखो उसने हमें जो, अब देखो यहाँ पर 2 है ना, हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? 2 हैं, तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर हो गया, तो कट गए ना आपस में, लेस का भी कोई यूनिट नहीं हुआ। केसी का देखो यहाँ लिखा उन्होंने केसी का यूनिट, जैसे ने केसी की कंसंट्रेशन दी, उसने कहा ना था केसी फॉर दिस रिएक्शन इज दिस, आगे उसने इसका यूनिट दिया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इक्वेशन से पता लगा कि केसी का तो यूनिट ही नहीं होता, तो इक्वेशन से पता लग जाता है कि केसी का यूनिट है कि नहीं है। चलो अब ऐसा करते हैं कि हम इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं कि कैसे निकलेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखें, हमारे पास जो है केसी की वैल्यू जो है वो दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों जो केसी की वैल्यू है हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है इस वक्त? अभी जो हमने रिएक्शन देखा है, डेफिनेटली अगर हम रिएक्शन की तरफ मेमोरी करें तो रिएक्शन में हमारे पास क्या नज़र आ रहा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और NO बना रहे हैं 2 मोल, ये था ना रिएक्शन। सो दैट वाज द रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? ये है, तो हमने क्या लिखना है? NO टॉप पे लिखना है, ठीक है, और साथ हमने क्या लगा देना है? इसका स्केयर लगा देना है। उसके साथ नीचे क्या लिखना है हमने? N2, और साथ क्या कर देना है? ऑक्सीजन,
ठीक है, और ये प्लस नहीं लगाना आपने, मैं गलती से प्लस लगा रहा हूँ, तो आपने भी गलती करनी है ना, पर ना कीजिएगा। अब देखें ये हो गया। अब इनकी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है। अब Kc की वैल्यू क्या दी उसने, Kc की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁵ दे दी उसने वैल्यू, यूनिट कोई नहीं होगा साथ। और यहाँ पे हमने NO की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। NO की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो लिहाजा वो ऐसे लिख दूंगा। और नीचे नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की वैल्यू उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। वो बता रहे थे कि जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन की वैल्यू 1.7 दी है उसने, 1.7 इंटू 10⁻⁻³ ये उसने वैल्यू दी है नाइट्रोजन की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसने जो वैल्यू दी है हमें ऑक्सीजन की, जो है 6.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है प्यारे बच्चों, ये उसने हमें ऑक्सीजन की वैल्यू दी है। अब क्या सीन होने वाला है, अब डेफिनेटली ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, और ये वाली दोनों वैल्यूज को उठा कर इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ख्याल है, ऐसा ही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, NO स्क्वायर्ड क्या करेंगे, 1.1 इंटू 10⁻⁵ ब्रैकेट, फिर ये दोनों वैल्यूज रिपीट कर देंगे, 1.7 इंटू 10⁻⁻3, और उसके बाद क्या करेंगे 6.4 है ना, 1.4 तो नहीं है ना, 6.4 है, 6.4 इंटू 10⁻⁻3 कर लिया हमने ये। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ को आपस में इकट्ठा कर लेंगे और ये पावर्स को बेस के साथ इकट्ठा कर लेंगे। ये होता है ना मैथमेटिक्स का रूल, 1.1 इंटू 1.7 इंटू 6.4, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, 10 बेस जो है वो -5 है, उसके साथ फिर आप कह लो कि 10 बेस जो है वो क्या है, -3 है, फिर क्या है 10 बेस क्या है, -3 है पावर इसकी। तो फिर क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, इनको हम लिख लेंगे 10 बेस -5 -3 -3, ऐसे ही करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके इनका कुछ आंसर आएगा, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 1.1 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 1.7 के साथ, है ना, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.4 के साथ, तो आंसर आएगा 11.968। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और साथ ही हमारे पास आपको पता है कि बेस की वैल्यूज लगी हुई हैं, तो 11.968 इंटू 10⁻⁻11। अब आपने पॉइंट ये लेकर आना है यहाँ पर, तो क्या करोगे, 1.968 इंटू 10⁻10 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना मैथमेटिक्स, अगर आपको थोड़ा सा समझ कर आए हो, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा आगे करते हैं, अब ये स्केयर ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ये स्केयर स्केयर से कट जाएगा, तो हमारे पास NO की वैल्यू निकल सकती है अब, ठीक है। इसका स्केयर ले लेंगे, इसका स्केयर कैसे लेंगे, तो बेटा ये आईफोन आपके सामने हाजिर है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अंदर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या आ रही थी, 1.968 अंडर रूट 1.968, ये अंडर रूट ले लेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, दैट इज 1.402। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.402, और डेफिनेटली इसका अलग अंडर रूट ले लेंगे, ऐसे ही है ना, 10⁻⁻5 का, और सॉरी -10 का, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाएगा, 10⁻⁻5 1.402, तो ये हमारे पास का आंसर होगा NO का, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, लेट मी चेंज द पेन, राइट इट वेरी नीटली फॉर यू, NO इज इक्वल्स टू 1.402 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बेटा ये हमारे पास जो है इसका आंसर, अगर आप कह रहे हैं सर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, तो आप कमेंट के अंदर उसका रीज़न भी लाजमी दीजिएगा, ठीक है। बहरहाल मेरे लिए आज से 10⁻⁻5 आ रहा है, आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है 1.09 इंटू 10⁻, हाँ -5, तो ये हमारे पास बुक पे आंसर लिखा हुआ है, मेरा ये आ रहा है। तो आपके पास अगर कोई रीज़न है तो बता दें, बहरहाल मैं समझता हूँ कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, बुक के पीछे भी कोई मिस्टेक हो सकती है, अगर नहीं तो आप कमेंट लाजमी करें। अगला न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं आपसे चौथे न्यूमेरिकल की, कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखें यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी हुई उन्होंने, तो अगर इक्वेशन नहीं दी है तो हमने डेफिनेटली फिर क्या करना पड़ेगा, खुद बनानी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, है ना, ये हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिख लिए।
और क्या पैदा कर रहा है दोनों रिएक्ट करके? अमोनिया पैदा कर रही हैं। ये 2 मोल पैदा होंगे, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। सो ये सीन होने वाला है यहाँ पे। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.31 मोल डीएम क्यूब एंड 0.50 मोल पर डीएम क्यूब नाइट्रोजन है हाइड्रोजन, यानी इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास 0.31 वैल्यू जो दी हुई है वो नाइट्रोजन की दी हुई है, और जो 3 मोल हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.50। ठीक है, और डेफिनेटली आपको याद होगा इनका यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब। इसका भी यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब। इसका भी यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन आपको पता है क्यों बैलेंस नजर नहीं आ रही है? मतलब मोलैरिटी के हिसाब से 3 इधर है और 1 इधर है, 4 हो गए, और 2 इधर है, तो 4 और 4 बैलेंस होते हैं ना, 4 और 3, 2 तो बैलेंस नहीं होते हैं, तो लिहाजा इसका यूनिट होगा, तो केसी का यूनिट होगा। हम चेक करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इफ द केसी, अब यहाँ पर उन्होंने केसी की वैल्यू खुद दी हुई है, राइट? वो कह रहे हैं कि जी केसी जो है वो हमारे पास क्या है? 0.50। अब देखिए केसी का यूनिट खुद ही निकाल के उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है ना, मोल -2 और डीएम 6 लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि रफ नोटबुक पे आप ये प्रैक्टिस करें और ये प्रूव करें कि यूनिट कैसे आएगा। ये आपको आना चाहिए, ये आपको मेंटल लेवल में खुद ही बन जाना चाहिए। मेरे तो बन रहा है क्योंकि मुझे तो आता है, तो आपको नहीं आता प्यारे बच्चों, तो लिहाजा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और यहाँ पे अमोनिया की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको हल करते हैं। देखें, अगर हम इसको हल करने की तरफ जाएं तो हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि केसी जो है वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? अमोनिया है। अमोनिया की क्या वैल्यू है? 2 है, और इसके अलावा हमारे पास जो N2 है उसकी वैल्यू और H2 है उसकी वैल्यू हमने भी चेक करनी है। तो ये H2 की कंसंट्रेशन 3 थी, तो कोफिशिएंट 3 लगा दिया, और N2 सिंगल ही था, इसका कुछ नहीं लगाएंगे, सेम टू सेम रहेगा। हमारे पास अब केसी की वैल्यू उसने ड्रॉप डाउन की हुई है इक्वेशन के अंदर, अभी सामने आपके मैंने ये लिखी थी वैल्यू, दैट वाज 0.50। ठीक है, ये केसी की वैल्यू थी, और यहाँ से हमारे पास अमोनिया की वैल्यू कह रहा था आप खुद निकालो, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क, इसको आप एक्स कह सकते हो, तो लिहाजा ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिलहाल एक्स नहीं कहते इसको। और नीचे हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन की वैल्यू। नाइट्रोजन की वैल्यू आपको पता है उसने दी हुई थी, और हाइड्रोजन की वैल्यू भी उसने डाटे में दी हुई थी, तो लिहाजा नाइट्रोजन की वैल्यू क्या दी थी? 0.31, और प्यारे बच्चों इस तरह से हाइड्रोजन की वैल्यू भी दी हुई थी, दैट वाज 0.50, लाइक केसी की वैल्यू। केसी की वैल्यू हाइड्रोजन की वैल्यू सेम सेम नज़र आ रही है, और यहाँ पे 3 हमने कोएफिशिएंट भी लगाना है, ठीक है। अब देखो वही सीन होने वाला है कि जो अमोनिया की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लाके क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अमोनिया एक साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया जो है यहाँ पर आ गया विद द स्क्वायर, और ये वैल्यू दोनों इधर आके क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.31 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 एज अ होल 3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आप आंसर देखो क्या आता है इसका। तो बच्चों अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपके सामने है यहाँ पर कि हमारे पास क्या है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.31, ऐसा ही है ना प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय, अब आपके पास ये 3 दफ़ा वैल्यूज आएगी ना 0.5 की, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये इसी को कहते हैं ना क्यूब। तो हमारे पास 0.019 इसका आंसर आएगा, 0.019375। तो यहाँ लिख लेते हैं 0.019375। वैसे आप ये 3 डिजिट्स लिख लेंगे तो इनफ होता है। तो अब प्यारे बच्चों अमोनिया के ऊपर आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसे हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पे जो है हम स्क्वायर ले लेंगे। अब दोनों साइड्स पे जब हम प्यारे बच्चों स्क्वायर ले लेंगे तो क्या सीन होने वाला है? डेफिनेटली यहाँ पे जो अमोनिया के ऊपर स्क्वायर था वो ख़त्म हो जाएगा, क्या ख्याल है कि नहीं? ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 0.019375 के ऊपर भी क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर ले लेते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो अगर हमारे पास वैल्यू आया, अब यहाँ पर क्या है? स्क्वायर ले लें पहले, 0.019,
ठीक है, अगर हम और भी देखें दैट इज़ 375 राइट. तो व्हाट डू वी हैव इन आंसर? दैट इज समथिंग लाइक 0.139. दैट्स इट. तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.139. और इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब. क्योंकि अमोनिया की वैल्यू निकाली ना, इसका यूनिट तो मोल पर डीएम क्यूब ही होगा ना प्यारे बच्चों. तो लिहाजा ये इसका आंसर होगा. इसको पीछे चेक कर लेते हैं. चलें छोटा सा चेंज और करते हैं पीछे चेक करने से पहले. 0.1439 को राउंड ऑफ कर लेते हैं. 14 डीएम मोल पर डीएम क्यूब कर लेते हैं. ठीक है, ये इसका आंसर होगा. चलो अब चेक करते हैं क्या पीछे आंसर लिखा हुआ है. दिखाओ. तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे 0.14 मोल डीएम क्यूब है. पीछे आंसर में हम देखें. सो दैट्स इट. ये थे हमारे न्यूमेरिकल. दोस्तों आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आपने कर लिए होंगे और बोर्ड में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है न्यूमेरिकल या शॉर्ट भी आ सकता है. तो आपने लाजमी तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स. मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहिएगा. अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा. और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना लाजमी याद रखिएगा. और अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह.